नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे सुभाष चंद्र बोस की और मुख्यतः उन पहलुओं की चर्चा करेंगे कि सुभाष चंद्र बोस का महात्मा गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ और आरएसएस के साथ, सावरकर के साथ, गोलवलकर के साथ क्या संबंध रहा है। इसकी हम जांच करेंगे फैक्ट के साथ, तर्क के साथ और आपको कहीं ना कहीं एविडेंस भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है कि 1920 में सुभाष चंद्र बोस जो थे वो आईसीएस की परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं और चौथी रैंक होती है उनकी, लेकिन उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया और 1921 में इंडिया वापस आ गए। जब वो इंडिया में आए उस टाइम पे इंडिया में असहयोग आंदोलन प्रारंभ था। सुभाष चंद्र बोस प्रारंभ में गांधीवादी तरीकों से उतने ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते थे, वो गांधीवादी तरीकों में विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ता है तो अंग्रेजों की बेचैनी बेचैनी बढ़ती है और कहीं ना कहीं अंग्रेजों में ये डर लगा रहता है। वो अंग्रेज ये रास्ता खोजते हैं कि किस तरह से इस आंदोलन को दबाया जाए। और सुभाष चंद्र बोस की इन सभी कार्यवाहियों को खबर भी होती है तो कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस के मन में गांधीवादी आंदोलन के लिए और ज़्यादा स्नेह उत्पन्न होता है और सुभाष चंद्र बोस बढ़ चढ़कर काम करने लगते हैं। उसी टाइम पे बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ होती हैं। सुभाष चंद्र बोस ने जब असहयोग आंदोलन की सफलता को देखा तो उन्होंने बंगाल में उन क्रांतिकारी गतिविधियों को कुछ समय के लिए रोकने का आदेश दिया और वहां क्रांतिकारी गतिविधियां रुक भी गई। उसके बाद समय आगे बढ़ा, बात आई 1922 में फरवरी। उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी प्लेस में एक थाने को वहां की उग्र भीड़ ने आग लगा दिया, जिसके कारण कहीं ना कहीं हिंसा इसमें शामिल हो गई और महात्मा गांधी ने इसको वापस ले लिया। जब महात्मा गांधी ने इसको वापस लिया उस टाइम पे महात्मा गांधी ने चौरा चौरी कांड को हिमालय जैसी भूल कहकर उन्होंने बोला था। और उसी टाइम पे जो सुभाष चंद्र बोस होते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कमेंट किया कि ठीक इस समय जबकि जनता का उत्साह चरमोत्कर्ष पर था, वापस लौटने का आदेश देश के दुर्भाग्य से कम नहीं था। और इसी तरह देश के अन्य नेता जिसमें सीआर दास, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और पटेल जी होते हैं, उन्होंने भी इसको कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आपदा का नाम दिया। लेकिन फिर भी जब ये आंदोलन वापस हो गया उसके बाद सुभाष चंद्र बोस कहीं ना कहीं गांधीवादी आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए और वो गांधी के पास जाते हैं। जब वो गांधी के पास गए तो गांधी ने उनसे विमर्श किया तो गांधी को ये महसूस हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो क्रांतिकारी और जो अहिंसा था उनका मेल जोल होते हैं। सुभाष चंद्र बोस एक अवसरवादी नेता थे, वो अवसर के अनुसार कहीं ना कहीं स्टेप लेना पसंद करते थे। तब गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को रिकमेंड किया कि आप मुझे नहीं बल्कि चित्तरंजन दास के पास जाइए। और सुभाष चंद्र बोस चित्तरंजन दास के पास जाते हैं और आपको पता है कि चित्तरंजन दास ही सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु बनते हैं, राजनीतिक गुरु। समय आगे बढ़ता है। 1923 में 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है और स्वराज पार्टी का गठन इसलिए किया गया था क्योंकि उस टाइम पे विधानसभा का चुनाव संपन्न होता है, जिसमें कांग्रेस के कुछ लोग ये मानते थे कि इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे, जबकि कुछ लोग ये मानते थे कि हम चुनाव में शामिल होते हैं और शासन में भागीदारी देते हैं और शासन की जो कार्यवाहियां हैं उनको रोकते हैं। तो इसलिए स्वराज पार्टी का गठन किया गया। इसमें जो मेंबर होते हैं वो कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव असेंबली जाते हैं और वो शासन की कार्यवाहियों में भाग लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस भी स्वराज पार्टी के सदस्य होते हैं। आगे चल के समय बीतता है और 1928 में नेहरू कमीशन या फिर नेहरू रिपोर्ट आती है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी एक मेंबर होते हैं। और ये जो नेहरू रिपोर्ट थी वो साइमन कमीशन के विरोध में आई थी। जब साइमन कमीशन को इंडिया वालों ने रिजेक्ट कर दिया तब जो अंग्रेज थे उन्होंने इंडिया वालों को चैलेंज किया कि अगर आप में दम है तो आप एक संविधान बना के दिखाइए। तो उसी चैलेंज को मोतीलाल नेहरू ने एक्सेप्ट किया और कहीं ना कहीं नेहरू रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की, जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी एक सदस्य होते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट में कई सारे मेंबर होते हैं, जिसमें सर अली इमाम भी होते हैं, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, आपके सुभाष चंद्र बोस जैसे सदस्य होते हैं। लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनका नेहरू रिपोर्ट से कहीं ना कहीं एक पॉइंट को लेकर के मतभेद हो गया, वो था डोमिनियन स्टेट का। सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये मानना था कि इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग करना सर्वथा अनुचित है। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि राज्य में पूरा कंट्रोल आपका रहेगा, लेकिन राज्य के ऊपर जो सेंटर लेवल या फिर विदेशी मामले होते हैं वहां पास अंग्रेजों का कंट्रोल रहेगा। तो सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस रूल का विरोध किया। और इसी संबंध में आपको पता है कि नेहरू रिपोर्ट के बाद ही कहीं ना कहीं अंग्रेजों को कुछ समय दिया जाता है कि अगर आप डोमिनियन स्टेट की मांग कर लेते हैं तो हम मान जाएंगे। लेकिन अंग्रेज जब डोमिनियन स्टेट की मांग नहीं करते हैं तो 26 जनवरी 1930 को आपको पता है कि रावी नदी के तट पर ही
कहीं ना कहीं पहली बार झंडा फहराया जाता है और उसी को पहला स्वतंत्रता संग्राम डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद समय आगे बढ़ता है और समय आगे बढ़ते बढ़ते 1938 में आता है, जब सुभाष चंद्र बोस को आईएनसी का अध्यक्ष चुना गया। अच्छा, इसके पहले सुभाष चंद्र बोस जो थे वो कहीं ना कहीं हिंदू महासभा को लेकर के टिप्पणी कर चुके थे। लगभग बात है 13 मई की बात है, जब सुभाष चंद्र बोस ने हिंदू महासभा को एक अनुचित संस्था डिक्लेयर किया था। उसके बाद जब 1938 में सुभाष चंद्र बोस आईएनसी के अध्यक्ष बनते हैं तो उन्होंने आईएनसी में ये प्रावधान किया कि जो भी व्यक्ति हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का मेंबर होगा वो आईएनसी की सदस्यता नहीं ले सकता है। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहीं ना कहीं इस तरह से हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग को कांग्रेस से बहिष्कृत कर दिया। समय आगे चला, बात आई 1939 की। 1939 में चूंकि सुभाष चंद्र बोस का जो झुकाव था वो कहीं ना कहीं तानाशाही प्रवृत्ति की ओर भी था। सुभाष चंद्र बोस हिटलर और मुसोलिनी जैसे नेता को कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से सपोर्ट करते थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था 1939 में। और सुभाष चंद्र बोस इसे एक अवसर के रूप में देखते थे कि अंग्रेज एक साइड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिजी है, तो इसी समय क्या करना चाहिए, इंडिया वालों को सशस्त्र क्रांति करनी चाहिए और अंग्रेजों को भारत से भगा देना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी सिद्धांतवादी थे, उन्होंने बोला कि जब शत्रु आपदा में घिरा हो तो उसे और ज़्यादा संकट में डालना उचित नहीं है। और महात्मा गांधी को कहीं ना कहीं ये अनुमान था कि अगर सुभाष चंद्र बोस एक बार फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, और ये 1939 का सेशन होता है त्रिपुरी जबलपुर एमपी में, ये सेशन कंडक्ट किया जाता है। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनने से रोकने के लिए या फिर चूंकि उनकी विचारधारा से सहमत नहीं थे, इसलिए उनकी विचारधारा पर लगाम लगाने के लिए महात्मा गांधी ने अपने कैंडिडेट पहले अबुल कलाम आज़ाद, फिर उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद पट्टाभी सीतारामैया। अबुल कलाम आज़ाद ने सुभाष के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र की मित्रता थी इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी हाथ पीछे खींच लिया। लास्ट में पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ उतारा जाता है। अब चूंकि उस समय पर जो ज़्यादातर कांग्रेस के मेंबर होते हैं वो सोशलिस्ट होते हैं और वो सुभाष चंद्र बोस की कार्यशैली से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं पट्टाभी सीतारामैया की हार होती है और सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कार्य प्रारंभ करते हैं तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं वो सुभाष चंद्र बोस के कार्य का विरोध करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल सुभाष चंद्र बोस की जो कार्यशैली होती है उससे सहमत नहीं होते हैं, इसलिए सुभाष चंद्र बोस को कहीं ना कहीं जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने साथ नहीं दिया तो उनको इससे इस्तीफा देना पड़ा। उसी टाइम पे 1940 की बात है, जापान में रास बिहारी बोस होते हैं, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को एक लेटर लिखा। उन्होंने उस लेटर में ये सुभाष चंद्र बोस को रिकमेंड किया कि मैं जापान में एक संगठित सेना बना रहा हूँ, आप उसी तरह से इंडिया में भी एक संगठित सेना बना के क्रांति करने का प्रयास कीजिए। सुभाष चंद्र बोस इसी प्रयास में लगे और उसके पहले उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी को बना लिया था। आगे चल के समय बढ़ा और 1940 में ही 1940 में सुभाष चंद्र बोस जाते हैं हेडगेवार से मिलने। चूंकि हेडगेवार उस टाइम तक आरएसएस को बना चुके थे, इसलिए हेडगेवार के पास कहीं ना कहीं प्रशिक्षित व्यक्ति भी थे, तो सुभाष चंद्र बोस उनसे मिलने जाते हैं। और यादव राव की एक बुक है जिसमें मेंशन है कि जब सुभाष चंद्र बोस हेडगेवार से मिलने जाते हैं तब हेडगेवार सुभाष चंद्र बोस की कुछ बातों को सुनते हैं और कुछ बातों को दरकिनार करते हैं। उसके बाद वो सुभाष चंद्र बोस से पीछा छुड़ाने के लिए सोने का बहाना करते हैं, बीमारी का बहाना करते हैं। और आगे चलकर कि हेडगेवार बीमार भी हुए, उसके बाद हेडगेवार की मृत्यु हो जाती है 1914 में ही। लेकिन उसके पहले जो आपके ये राइटर होते हैं यादव राव जोशी ने अपनी बुक में लिखा है कि हेडगेवार ने सुभाष चंद्र बोस से बचने का प्रयास किया, तो इस तरह से हेडगेवार ने सुभाष चंद्र बोस की सहायता नहीं की। सुभाष चंद्र बोस वहां से खाली हाथ लौट आते हैं और उसके बाद आपको पता है कि वो अफगानिस्तान के रास्ते से होते हुए रसिया जाते हैं, रसिया से वो जर्मनी जाते हैं और जर्मनी से वो कहीं ना कहीं जापान जाते हैं और इस तरह से वो आईएनए में शामिल होते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस आईएनए में शामिल थे, आईएनए के सैनिकों को लेकर के इंडिया की तरफ बढ़ते हैं, 1943 की बात है, 1943 की बात है। और उस टाइम पे आपके
यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको प्रेजेंट टाइम पे यूपी बोला जाता है, वहाँ आरएसएस ने अपनी 6000 की सैन्य टुकड़ी भर्ती कर रखी थी। सुभाष चंद्र बोस और सावरकर, इन दोनों का आपस में पत्राचार होता था। तो सुभाष चंद्र बोस ने सावरकर से, उनकी जो सैनिक थे, संघ के व्यक्ति थे, उनकी सहायता मांगी कि आप हमारी सहायता कीजिए, लेकिन सावरकर ने मना कर दिया। और आगे चल के सावरकर ने उन्हीं सैनिकों को अंग्रेजों को सौंपा, और जिनको अंग्रेजों ने आगे चल के सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ त्रिपुरा मणिपुर वाले क्षेत्र में तैनात किया। तो कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ जो लड़ने वाले सैनिक होते हैं वो आरएसएस के ही व्यक्ति होते हैं, जो कि मणिपुर त्रिपुरा में तैनात हुए थे। आगे चल के समय बीतता है और सुभाष चंद्र बोस की आपको पता है कि 1945 में प्लेन क्रैश में मृत्यु हो जाती है, जिसको लेकर आज तक संशय बना हुआ है। फिर भी जो एविडेंस है वो इसी को मानते हैं। अब बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी का आपस में रिश्ता कैसा था। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी का बहुत सम्मान करते थे। त्रिपुरी संकट के बावजूद उन दोनों के व्यक्तिगत संबंधों में कोई भी खटास नहीं आई थी, क्योंकि हम देखते हैं कि जब सुभाष चंद्र बोस रंगून बर्मा में होते हैं और वो इंडिया की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो उन्होंने रेडियो के माध्यम से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता संबोधित किया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले भी सुभाष चंद्र बोस ही होते हैं। उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के संबोधन से पुकारा और महात्मा गांधी से आशीर्वाद मांगा। और जो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी टाइटल होता है वो भी महात्मा गांधी ने ही उन्होंने दिया था। तो कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में व्यक्तिगत रूप से कोई खटास नहीं था। प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो पॉलिटिकल ऐसी कंडीशन है कि महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ खड़ा किया जा रहा, जवाहरलाल नेहरू को सरदार वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। तो ये सब रणनीतिक चाल है। आगे चल के आपको पता है कि जब 23 जनवरी 1948 की बात है, महात्मा गांधी प्रातःकालीन अपना एक उद्बोधन दे रहे होते, तब उन्होंने उसके पहले क्या हुआ था, 1943 में चुनाव हुए। तो उसमें जो आरएसएस होती है, हिंदू महासभा होती है, उसने मुस्लिम लीग के साथ मिल करके बंगाल वाले एरिया में और सिंध वाले एरिया में सरकार बना ली। और उस टाइम पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि आरएसएस के एक मेंबर होते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या किया, वो मुस्लिम लीग के साथ मिल करके बंगाल की सीमा को डिसाइड करने लगे कि जब बंगाल डिवाइड होगा तो कौन सा पार्ट हिंदुस्तान में रहेगा, कौन सा पार्ट पाकिस्तान में रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि जो 2 नेशन थ्योरी होती है, 2 राष्ट्र सिद्धांत होता है, उसको देने वाले भी कहीं ना कहीं मोहम्मद अली जिन्ना और सावरकर ही थे। इन दोनों ने इस थ्योरी को कहीं ना कहीं निकाला था। आगे चल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसी थ्योरी को अडॉप्ट किया और बंगाल को डिवाइड करने के लिए उन्होंने रणनीति बनाई। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये रणनीति बनाई, उसके बाद आपको पता है कि भारत का विभाजन होता है 15 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त की रात को विभाजन होता है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी एक अपना प्रातःकालीन उद्बोधन दे रहे होते हैं, तब वो मेंशन करते हैं कि अगर सुभाष चंद्र बोस होते तो ये विभाजन शायद रुक सकता था। ये जो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता है उस पर अंकुश लगाया जा सकता था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस हिंदू मुस्लिम एकता के कट्टर समर्थक थे। अब इसका उदाहरण आप देखिए कैसे, जब सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए को बनाया था, इंडियन नेशनल आर्मी को, तो सुभाष चंद्र बोस की सेना में शाहनवाज खान भी थे, सैगल भी थे और ढिल्लो भी थे। ये तीनों होते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना में 2 प्रकार की चाय का इंतजाम किया था। एक चाय का नाम था हिंदू चाय, एक चाय का नाम था मुस्लिम चाय। और सुभाष चंद्र बोस दोनों चाय को मिलाकर के आपस में पीते थे। ये ऐतिहासिक तथ्य है। और जब महात्मा गांधी, जब आईएनए के सैनिक गिरफ्तार होते हैं और लाल किले पर उन पे मुकदमा चलता है, तो नारा लगता है कि लाल किले से आई आवाज, सैगल ढिल्लो शाहनवाज। तब महात्मा गांधी जाते हैं, इन नेताओं से मिलते हैं। तब इन नेताओं ने इन सभी प्रकरणों का जिक्र किया था। और आपको पता होना, जब सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए बनाई थी तो उसको 3-4 पार्ट में डिवाइड किया था। एक का नाम रखा था गांधी ब्रिगेड, एक का नाम रखा था नेहरू ब्रिगेड, एक का नाम रखा था पटेल ब्रिगेड, एक का नाम रखा था झांसी ब्रिगेड। तो इन नामों से भी आपको पता होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये वैचारिक रूप से अलग हो सकते हैं, लेकिन ये इनका आपस में बहुत ज़्यादा सामंजस्य था, एक दूसरे के प्रति सम्मान की दृष्टि थी। तो ये सुभाष चंद्र बोस की कहानी रही है। कोई कोई ये बोलता है कि सुभाष चंद्र बोस आगे चल के 1982 में मरते हैं, वो गुमनामी बाबा के रूप में भी जीवन जी रहे होते हैं। फिर भी ये सुभाष चंद्र बोस की कहानी रही है। धन्यवाद। जय हिंद।